हेलो फ्रेंड्स, पिछले लेक्चर में हमने एसे 210 के बारे में बात की थी। एग्रीइंग द टर्म्स ऑफ ऑडिट एंगेजमेंट, है ना, इंपॉर्टेंट स्टैंडर्ड था और बड़ा डिटेल में हमने डिस्कस किया था। और आज जो हम पढ़ेंगे वो इस चैप्टर का आखिरी टॉपिक है, एसे 220, एंड इट इज क्वालिटी कंट्रोल फॉर एन ऑडिट ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट। ठीक है ना। तो 210 के बाद आज हम पढ़ने वाले हैं एसे 220, and it is quality control for an audit of financial statement. So let us talk about SA 220. Elements of system of quality control. देखिए, नाम से ही इसका मकसद क्लियर है। Whenever we conduct audit of an organization, we should maintain some quality control policy. हमें ऑडिट करते समय क्वालिटी मेंटेन करनी चाहिए। So far as an auditor will maintain quality in his audit report will be relied upon by the users of financial statement. आज चार्टर्ड्स की बैलेंस शीट पे उनकी ऑडिट रिपोर्ट पे इसीलिए रिलाई किया जाता है क्योंकि वो इंडिपेंडेंटली ऑब्जेक्टिवली ऑडिट करते हैं और उनकी ऑडिट में क्वालिटी होती है। तो ये स्टैंडर्ड उसी के बारे में है, फॉर मेंटेनिंग क्वालिटी। सबसे पहले मैं बात करूं इसका उद्देश्य क्या है। देखिए, मैं शॉर्ट में लिखूंगा, ये बात आपको सिर्फ अंडरस्टैंड करनी है। ये स्टैंडर्ड क्यों डिजाइन किया गया? टू ऑब्टेन अ रीजनेबल एश्योरेंस, ताकि हमें इस बात का एक रीजनेबल एश्योरेंस मिले दैट द फर्म एंड इट्स एवरी पर्सनल, फर्म में जो भी पार्टनर है और उसमें जो भी स्टाफ है, जो भी व्यक्ति काम कर रहे हैं, दे शुड ऑल फॉलो। शॉर्ट में लिखता हूं मैं, फॉलो। क्या फॉलो? प्रोफेशनल स्टैंडर्ड्स, कॉमा, लीगल एंड रेगुलेटरी रिक्वायरमेंट्स। और दूसरा भी पॉइंट लिख दो, फिर समझाता हूं। देखिए, ये स्टैंडर्ड के दो ऑब्जेक्ट हैं। नंबर 1, द फर्म एंड इट्स एवरी पर्सनल शुड फॉलो प्रोफेशनल स्टैंडर्ड, लीगल रिक्वायरमेंट एंड रेगुलेटरी रिक्वायरमेंट। आपको ऑडिट करते समय जितने भी आईसीएआई ने प्रोफेशनल स्टैंडर्ड्स इशू किए हैं वो फॉलो करना है, जो भी लीगल और रेगुलेटरी रिक्वायरमेंट है वो फॉलो करनी है। और फ्रेंड्स, इसे प्रैक्टिकली समझिए, जब कोई भी काम करते समय हम स्टैंडर्ड्स को, लीगल रिक्वायरमेंट और रेगुलेटरी रिक्वायरमेंट को फॉलो करेंगे तो क्वालिटी तो अपने आप आएगी। आज जैसे मैं बोलता हूं कि हमें ड्राइविंग करनी है और ड्राइविंग में क्वालिटी मेंटेन करनी चाहिए, तो बड़ा सिंपल सा तरीका है, यू शुड ऑल फॉलो ट्रैफिक रूल्स। अगर आप ड्राइविंग करते समय ट्रैफिक के रूल्स फॉलो करेंगे तो आपकी ड्राइविंग में क्वालिटी अपने आप आएगी। इसी तरह से ऑडिट करते समय प्रोफेशनल स्टैंडर्ड, लीगल रिक्वायरमेंट और रेगुलेटरी रिक्वायरमेंट को कंप्लाई करें टू मेंटेन क्वालिटी इन योर वर्क। और दूसरा पॉइंट कहता है, ऑडिट रिपोर्ट इशूड बाय द फर्म शुड बी एप्रोप्रिएट इन द सर्कमस्टांसेस। देखिए, आप जानते हैं किसी भी ऑडिट का जो एंड प्रोडक्ट, जो अंतिम उत्पाद होता है, वो ऑडिट रिपोर्ट होती है। और वही तो वो चीज है जिसे सब देखने वाले हैं, पढ़ने वाले हैं, यूज करने वाले हैं। सो इफ माई ऑडिट रिपोर्ट इज एप्रोप्रिएट, इट मीन्स माई वर्क इज एप्रोप्रिएट। ये भी बिल्कुल वैसे ही हुआ कि जैसे आपके पूरे साल भर की जो स्टडीज हैं उसकी क्वालिटी आपकी मार्कशीट से पता चलती है। अगर मार्कशीट अच्छी है तो आपकी परफॉर्मेंस अच्छी है, आपने क्वालिटेटिवली पढ़ाई की है। मार्कशीट खराब है तो कहीं ना कहीं आपकी कमजोरी है। इसी तरह से ऑडिटर के द्वारा इशू की गई ऑडिट रिपोर्ट अगर एप्रोप्रिएट है, देन हिज वर्क इज फाइन। So as to maintain, so as to assure the quality in audit work, दो बातें, प्रोफेशनल स्टैंडर्ड, लीगल रिक्वायरमेंट, रेगुलेटरी रिक्वायरमेंट को फॉलो करें, और दूसरा आपके द्वारा इशू की गई ऑडिट रिपोर्ट एप्रोप्रिएट होनी चाहिए सर्कमस्टांसेस में, ऑब्जेक्टिव ऑफ दिस स्टैंडर्ड। आगे बढ़ते हैं।
अब इसका जो दूसरा मेन पॉइंट आता है वो है एलिमेंट्स ऑफ सिस्टम ऑफ QC. What are the aspects? हमें ऑडिट में क्वालिटी मेंटेन करने के लिए किन किन चीजों का ध्यान रखना पड़ेगा, और वही आप देखेंगे आपके मॉड्यूल में। टॉपिक नंबर 10 यही है, मैं मार्क कर देता हूं ताकि आप उसे आइडेंटिफाई कर पाए। देखिएगा एक बार। सो फॉलोइंग आर द एलिमेंट्स ऑफ सिस्टम ऑफ क्वालिटी कंट्रोल। नंबर 1, लीडरशिप रिस्पॉन्सिबिलिटीज फॉर क्वालिटी विद इन द ऑडिट। नंबर 2, ethical requirement. Number 3, acceptance and continuance of client relationship. Number 4, human resources. Number 5, engagement performance. Number 6, monitoring. So these are 6. ये 6 पॉइंट है जिन्हें हम एलिमेंट्स ऑफ सिस्टम ऑफ क्वालिटी कंट्रोल कह सकते हैं। ठीक है ना, ये बात SF 220 में भी है और SQC 1 भी तो क्वालिटी कंट्रोल के लिए ही है, तो उसमें भी आपको इसका रेफरेंस दिया हुआ है। सो आई रिपीट, 6 पॉइंट है। लीडरशिप रिस्पॉन्सिबिलिटीज, एथिकल रिक्वायरमेंट, एक्सेप्टेंस एंड कंटिन्यूएंस ऑफ क्लाइंट रिलेशनशिप, ह्यूमन रिसोर्सेज, एंगेजमेंट परफॉर्मेंस और मॉनिटरिंग। इनमें से हर एक पॉइंट के बारे में हमें डिटेल में बात करनी है। चलिए शुरू करते हैं। पहला एलिमेंट आता है, यही लिखता हूं मैं, नंबर A, लीडरशिप रिस्पॉन्सिबिलिटी। लीडरशिप मतलब यहां पे है नेतृत्व। देखिए मैं समझाऊं इसका मतलब क्या है, फिर हम पैराग्राफ पढ़ेंगे। किसी भी ऑर्गेनाइजेशन की ऑडिट करने के लिए एक पूरी टीम जाती है, और टीम में बहुत सारे लोग हो सकते हैं। टीम में स्टाफ के लोग हो सकते हैं, दूसरे पार्टनर्स हो सकते हैं, असिस्टेंट्स हो सकते हैं, पेड असिस्टेंट्स हो सकते हैं, आर्टिकल्स हो सकते हैं। देयर आर सो मेनी पीपल जो ऑडिट करने के लिए टीम में जा सकते हैं। लेकिन एक बंदे को तो लीडरशिप रिस्पॉन्सिबिलिटी लेनी पड़ेगी ताकि वो सबके एफर्ट्स को कोऑर्डिनेट कर पाए, उनको डायरेक्शन दे पाए, उनका सुपरविजन कर पाए, उनके काम का रिव्यू कर पाए। कोई ना कोई तो लीडर होगा। सो दिस इज लीडरशिप रिस्पॉन्सिबिलिटी, शॉर्ट में लिख रहा हूं LR। ये लीडरशिप रिस्पॉन्सिबिलिटी कौन लेगा? ये लेगा एंगेजमेंट पार्टनर। कौन लेगा लीडरशिप रिस्पॉन्सिबिलिटी? एंगेजमेंट पार्टनर। Now what do we mean by engagement partner? देखिए किसी भी ऑडिट के लिए किसी फर्म को अगर अपॉइंट किया गया है तो हो सकता है किसी पार्टनरशिप फर्म में बहुत सारे पार्टनर्स हो। तो यहां पे एंगेजमेंट पार्टनर का मतलब उस व्यक्ति से है, उस पर्सन से है, उस पार्टनर से है हु इज अ मेंबर ऑफ ICI, जो उस फर्म में फुल टाइम एज अ पार्टनर एसोसिएटेड है, या उस फर्म का प्रोपराइटर है अगर वो प्रोपराइटरशिप फर्म है, और उसके पास ऑडिट करने की रिस्पॉन्सिबिलिटी भी है और ऑथोरिटी भी है। मैंने 4 बातें बताई आपको। नंबर 1, वो ICI का मेंबर होना चाहिए इन प्रैक्टिस ऑफ कोर्स। नंबर 2, वो फर्म में फुल टाइम एसोसिएटेड हो, मतलब या तो पार्टनर हो या फिर प्रोपराइटर हो। नंबर 3 और 4, उसके पास ऑडिट करने की ऑथोरिटी भी है और उसके पास ऑडिट की ऑफ कोर्स रिस्पॉन्सिबिलिटी भी होगी। तो उस बंदे को हम एंगेजमेंट पार्टनर कहेंगे। ही शैल टेक ओवरऑल रिस्पॉन्सिबिलिटी फॉर लीडरशिप, अपने स्टाफ के एफर्ट्स को कोऑर्डिनेट करना, एंड हाउ टू डिस्चार्ज लीडरशिप रिस्पॉन्सिबिलिटी। 2 वर्ड्स पे मैं यहां एम्फेसाइज कर रहा हूं, मतलब इस लीडर को क्या करना है? एम्फेसाइज ऑन क्वालिटी कंट्रोल। मुझे मान लीजिए मैं एंगेजमेंट पार्टनर हूं, तो मुझे अपनी टीम के सदस्यों को एम्फेसाइज करना होगा, जोर देना होगा टू मेंटेन क्वालिटी। जैसे टीचर कहता है ना, पढ़ाई करो पढ़ाई करो पढ़ाई करो, तो सब बच्चों को एम्फेसाइज करता है पढ़ने के लिए। इसी तरह से जो लीडर होगा वो अपने टीम के मेंबर्स को एम्फेसाइज करेगा क्वालिटी को मेंटेन करने के लिए। और एम्फेसाइज करने की 2 चीजें हैं, 2 तरीके हैं। नंबर 1, एक्शंस एंड मैसेजेस। इसको भी थोड़ा सा प्रैक्टिकली समझे आप। एक्शंस एंड मैसेज। आज मैं टीचर हूं, आप सब मेरे स्टूडेंट हैं, मैं आपको मैसेज देता हूं कि टाइम पे आया करो, टाइम पे आया करो, टाइम पे आया करो, ये मेरे मैसेजेस हैं। लेकिन मैं खुद ही लेट आता हूं, मतलब मैं मैसेज दे रहा हूं लेकिन मेरे एक्शन उसको सपोर्ट नहीं कर रहे। और अगर मैं खुद भी टाइम पे आता हूं और फिर आपको टाइम पे आने के लिए बोलता हूं, तो उसकी ज्यादा वर्थ होगी, उसकी ज्यादा वैल्यू होगी, ज्यादा एम्फेसिस होगा।
तो इसी तरह जो जिस पार्टनर ने लीडरशिप रिस्पॉन्सिबिलिटी ली है उसके एक्शंस और उसके मैसेजेस दोनों अपनी टीम के मेंबर्स को एम्फेसाइज करेंगे कि भाई हमें काम करते समय क्वालिटी मेंटेन करनी है। अब पढ़ते हैं इस मॉड्यूल में से। सो टॉपिक नंबर 10.1 लीडरशिप रिस्पॉन्सिबिलिटी। एज पर SA 220 द एंगेजमेंट पार्टनर शैल टेक रिस्पॉन्सिबिलिटी। ध्यान रखिएगा, आपसे एमसीक्यूज में पूछा जा सकता है कि लीडरशिप रिस्पॉन्सिबिलिटी कौन लेगा। एंगेजमेंट पार्टनर शैल टेक ओवरऑल रिस्पॉन्सिबिलिटी फॉर ईच ऑडिट and how will he discharge this responsibility? The actions of engagement partner, उसके action and appropriate messages to the other members of team, और टीम के दूसरे मेंबर्स को मैसेज देना। क्या मैसेज देंगे आप? द इंपॉर्टेंस ऑफ ऑडिट क्वालिटी, कि भाई ऑडिट क्वालिटी बड़ी इंपॉर्टेंट है। परफॉर्मिंग वर्क दैट कंप्लाइज विद द प्रोफेशनल स्टैंडर्ड्स एंड रेगुलेटरी एंड लीगल रिक्वायरमेंट। हम सब मिलकर ऐसा काम करें जो प्रोफेशनल स्टैंडर्ड्स, लीगल और रेगुलेटरी रिक्वायरमेंट को फॉलो करता हो। ये मैं एम्फेसाइज कर रहा हूं, आपको बता रहा हूं। नंबर 2, वी शुड ऑल कंप्लाई विद द फर्म्स क्वालिटी कंट्रोल पॉलिसीज एंड प्रोसीजर्स। हम सभी को फर्म की क्वालिटी कंट्रोल पॉलिसीज और प्रोसीजर्स को फॉलो करना चाहिए। नंबर 3, इशू ऑडिट रिपोर्ट दैट आर एप्रोप्रिएट इन द सर्कमस्टांसेस। हम ऐसी ऑडिट रिपोर्ट इशू करें जो सभी परिस्थितियों में उचित हो, एप्रोप्रिएट हो। एंड नंबर 4, द एंगेजमेंट टीम्स एबिलिटी टू रेज कंसर्न विदाउट फियर ऑफ रिप्राइजल, यानी टीम के जो मेंबर्स हैं उनमें किसी भी मुद्दे को उठाने की क्षमता होनी चाहिए बिना किसी डर और दबाव के। थोड़ा समझें इस पॉइंट को। आज हम किसी ऑर्गेनाइजेशन में ऑडिट करते हैं, आपको कोई गलती देखने को मिली, आप मैनेजमेंट को बताने वाले हैं, लेकिन आपको लगता है कि अगर आपने बताया तो हो सकता है मैनेजमेंट हमसे नाराज हो जाए, वो हमसे बदला ले और आगे हमें फ्यूचर में नॉन कोऑपरेट करे। तो इस डर की वजह से कई बार आप आवाज नहीं उठाते हैं। जैसे मान लीजिए मैं कुछ गलत पढ़ा रहा हूं, या मेरा कोर्स डीले चल रहा है, या मैं अच्छा नहीं पढ़ा रहा हूं आपको, लेकिन आप में से कई बच्चे उसको बोलने से डरते हैं कि अगर हमने बोला तो सर हमसे नाराज हो जाएंगे, फिर हमसे रेवेंज लेंगे, थोड़ा ऐसा एंटागोनिज्म क्रिएट हो जाएगा। सो दिस शुड नॉट बी देयर। उनका कहना है कि ऑडिट में किसी भी कंसर्न को रेज करना, किसी भी मुद्दे को उठाना बिना किसी डर और दबाव के, तभी आपके काम में क्वालिटी आ सकती है। और इसका बी पॉइंट, द फैक्ट दैट क्वालिटी इज एसेंशियल इन परफॉर्मिंग ऑडिट एंगेजमेंट। हम सभी को ये बात याद रखनी चाहिए कि क्वालिटी इज अबाउट ऑल। किसी भी ऑडिट को करते समय क्वालिटी सबसे इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट होती है, ठीक है ना। तो ये एक टॉपिक हुआ अबाउट लीडरशिप रिस्पॉन्सिबिलिटीज फॉर क्वालिटी ऑन ऑडिट। तो पॉइंट्स आपको लर्न करने हैं, ये रिस्पॉन्सिबिलिटी किसकी होगी और उसके एक्शंस और मैसेजेस किस तरह से एम्फेसाइज कर पाएंगे क्वालिटी कंट्रोल के बारे में, वो हमने डिस्कस किया। ठीक है, इसे रफ कर देते हैं, आगे चलते हैं। हेडिंग रहने देता हूं, पॉइंट्स रफ कर देंगे। नाउ सेकंड पॉइंट विच इज मोस्ट इंपॉर्टेंट इज एथिकल रिक्वायरमेंट्स, और ये बड़ा डिटेल्ड है, आराम से डिस्कशन करेंगे इसका। ethical requirements. Fine. Now what is ethical requirement? सीधा पढ़ते हैं, फिर मैं आपको समझाता हूं। The auditor shall comply with the relevant ethical requirement. आपको ऑडिट करते समय ethical requirements को फॉलो करना है, including those pertaining to independence, जिसमें independence भी शामिल है, relating to financial statement. आप जानते हैं हमारी इंस्टीट्यूट ने हमारे लिए कोड ऑफ एथिक्स बनाया है। क्या बनाया है? कोड ऑफ एथिक्स, जो हमारे लिए गाइडिंग प्रिंसिपल्स हैं। तो यहां लिखा भी है, देखिए कि जो कोड ऑफ एथिक्स हैं वो हमें एथिकल रिक्वायरमेंट और प्रिंसिपल्स के बारे में बताते हैं। और ये कोड ऑफ एथिक्स, जैसा मैंने आपको कुछ दिन पहले बताया था, नेशनल लेवल पे भी है, इंटरनेशनल लेवल पे भी है। नेशनल लेवल पे हमारी ICAI ने बनाया है और इंटरनेशनल लेवल पे IFAC ने बनाया है। तो ये IFAC का फिर से एक बोर्ड है, नाम देखिए वहां लिखा है IESBA, इंटरनेशनल एथिक्स स्टैंडर्ड बोर्ड ऑफ फॉर अकाउंटेंट्स। आई रिपीट, इंटरनेशनल एथिकल स्टैंडर्ड बोर्ड फॉर अकाउंटेंट्स। तो वही एथिकल स्टैंडर्ड्स के बारे में हम बात कर रहे हैं। और क्या क्या एथिकल स्टैंडर्ड्स हैं, एक बार नाम लिख ले पहले। नंबर 1 इंटीग्रिटी, नंबर 2 ऑब्जेक्टिविटी, नंबर 3
प्रोफेशनल कॉम्पिटेंस एंड ड्यू केयर, नंबर 4 कॉन्फिडेंशियलिटी, नंबर 5 प्रोफेशनल बिहेवियर। बच्चों ये बिल्कुल ध्यान रखने हैं आपको, एग्जाम के लिए बड़े काम के हैं। दीज आर एथिकल रिक्वायरमेंट, ये 5 एथिकल रिक्वायरमेंट्स हैं। पहला समझा देता हूं बहुत शॉर्ट पे, फिर पढ़ेंगे भी सही। इंटीग्रिटी, इंटीग्रिटी का सिंपल मतलब होता है ऑनेस्टी, ठीक है। नंबर 2 ऑब्जेक्टिविटी, ऑब्जेक्टिविटी मतलब अनबायस्ड, टारगेट ओरिएंटेड, कभी भी अपने उद्देश्य से भटकना नहीं है, हमेशा उसको ध्यान में रखना है। प्रोफेशनल कॉम्पिटेंस, ऑडिट करने के लिए आप में कॉम्पिटेंस होनी चाहिए, आपको जो भी लॉज हैं, रूल्स एंड रेगुलेशंस हैं, उन सब की जानकारी आपको होनी चाहिए। कॉन्फिडेंशियलिटी, अपने क्लाइंट की इंफॉर्मेशन को कॉन्फिडेंशियल रखें, किसी थर्ड पार्टी को डिस्क्लोज ना करें। और प्रोफेशनल बिहेवियर, देखिए चार्टर्ड अकाउंटेंसी इज ए नोबल प्रोफेशन, इसलिए आपका जो बिहेवियर है क्लाइंट से डील करते समय, ऑडिट करते समय, वो भी अनप्रोफेशनल नहीं होना चाहिए, प्रोफेशनल बिहेवियर होना चाहिए। सो दीज फाइव आर एथिकल रिक्वायरमेंट्स, ठीक है। अब इसमें जो सबसे इंपॉर्टेंट है वो है इंडिपेंडेंस। अब इसको ले लेते हैं अपन। एथिकल रिक्वायरमेंट का सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट जो है वो है इंडिपेंडेंस, स्वतंत्रता, इसी के बारे में हमें बात करना है। चलिए करते हैं। वहां लिखा है द ऑडिटर शुड बी इंडिपेंडेंट ऑफ द एंटिटी सब्जेक्ट टू द ऑडिट। नाउ व्हाट इज इंडिपेंडेंस? इंडिपेंडेंस को इन्होंने 2 पार्ट में डिवाइड किया है, मैं देख लो फिर समझाता हूं आपको। इंडिपेंडेंस ऑफ माइंड एंड इंडिपेंडेंस इन अपीयरेंस। थोड़ा मैं एक्सप्लेन करूं, फिर उसके बाद हम चलेंगे आगे। बड़ा इंपॉर्टेंट टॉपिक है इंडिपेंडेंस। देखिए मैंने ऑडिट की पहली क्लास में आपको बताया था, इंडिपेंडेंस का मतलब होता है टू बी फ्री फ्रॉम एनी काइंड ऑफ रिलेशनशिप, टू बी फ्री फ्रॉम एनी काइंड ऑफ इंटरेस्ट एंड टू बी फ्री फ्रॉम एनी काइंड ऑफ प्रेशर। जब हम ऑडिट करते समय किसी भी तरह के इंटरेस्ट, किसी भी तरह के प्रेशर और किसी भी तरह के रिलेशन से फ्री रहते हैं, तो हमारे जजमेंट इंडिपेंडेंट होते हैं। उसे अनबायस्ड व्यूज ऑफ ऑडिटर कहा जाता है, और ऑडिटर के इसी अनबायस्ड व्यू को इंडिपेंडेंस कहते हैं। द जजमेंट ऑफ एन ऑडिटर शुड नॉट बी सबऑर्डिनेट टू द व्यूज और डिस्क्रिशन और डायरेक्शन ऑफ अनदर पर्सन। मेरे निर्णय मेरे खुद के होने चाहिए, वो किसी और व्यक्ति के निर्णयों के अधीन नहीं होने चाहिए। द डिसीजंस, द जजमेंट ऑफ ऑडिटर शुड बी इंडिपेंडेंट, शुड नॉट बी बेस्ड ऑन द जजमेंट और डिसीजन ऑफ सम अदर पर्सन। उनके सबऑर्डिनेट वो नहीं होने चाहिए। इंडिपेंडेंस, देखिए इंडिपेंडेंस कोई दिखाई देने वाली चीज नहीं है, ये पर्सनल कैरेक्टर है, ये स्टेट ऑफ माइंड है। यानी हर बंदे का अपना कैरेक्टर होता है। एक चार्टर्ड अकाउंटेंट किसी एक सर्कमस्टांसेस में इंडिपेंडेंट हो सकता है, और कोई दूसरा चार्टर्ड अकाउंटेंट उसी परिस्थिति में, सर्कमस्टांस में हो सकता है इंडिपेंडेंट ना हो, वो अपने प्रिंसिपल से कंप्रोमाइज कर ले। ये तो पर्सन टू पर्सन डिपेंड करता है ना। जैसे सिंपल बात बोलूं कि कुछ गवर्नमेंट एम्प्लॉयज, ऑफिसर्स रिश्वत लेते हैं, कुछ नहीं लेते हैं। ये सबका अपना अपना पर्सनल कैरेक्टरिस्टिक है, सबका अपना अपना निजी चरित्र है। तो इंडिपेंडेंस कोई दिखाई देने वाली चीज नहीं है, ये पर्सनल कैरेक्टर है। इंडिपेंडेंस का मतलब होता है टू विदस्टैंड प्रेशर, दबावों को सहन करने की क्षमता। क्योंकि देखिए सामान्य परिस्थितियों में तो सब लोग अच्छा काम करते हैं, सब लोग ईमानदारी से काम करते हैं, लेकिन परीक्षा कब होती है आपके इंडिपेंडेंस की? जब आपके ऊपर किसी तरह का प्रेशर आता है, आपको लालच दिया जाता है, आपको ग्रेटिट्यूड दिया जाता है किसी तरह से, या आप पे दबाव डाला जाता है प्रिंसिपल से कंप्रोमाइज करने का। नाउ इट इज अप टू यू कि आप उससे कंप्रोमाइज कर लेते हैं या फिर अपने प्रिंसिपल्स पे विदस्टैंड करते हैं, खड़े रहते हैं। यही आपकी कैपेबिलिटी है, यही आपकी इंडिपेंडेंस है कि आप दबावों को सहन कर सकते हैं या नहीं। तो ये कोई दिखाई देने वाली चीज नहीं है, ठीक है ना। जब हम पढ़ेंगे तो ये स्टैंडर्ड्स इंडिपेंडेंस को 2 पार्ट में डिवाइड करते हैं, इंडिपेंडेंस ऑफ माइंड और इंडिपेंडेंस इन अपीयरेंस। आपको समझाने के लिए बोल सकता हूं, यह है इंटरनल बात और ये एक्सटर्नल बात।
ठीक है ना। मतलब मैं अगर बाय नेचर मेरे कैरेक्टर की बात करें तो मैं बिल्कुल डेड ऑनेस्ट पर्सन हूं, इंडिपेंडेंट हूं, दिस इज माई इंडिपेंडेंस ऑफ माइंड। लेकिन देखिए ऐसा लिखा गया, अभी हम पढ़ेंगे, द इंडिपेंडेंस ऑफ ऑडिटर शुड नॉट ओनली एग्जिस्ट बट शुड अपीयर टू एग्जिस्ट टू ऑल। स्वतंत्रता न केवल होनी चाहिए लेकिन सभी को दिखाई भी देनी चाहिए। मेरी ईमानदारी, मेरी इंडिपेंडेंस मेरे लिए नहीं है, यूजर्स ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट के लिए है। तो भले ही मैं इंटरनली ईमानदार हूं, लेकिन जब तक लोग मुझे उस दृष्टि से नहीं देखेंगे, जब तक यूजर्स ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट मुझे इंडिपेंडेंट नहीं मानेंगे, तो मेरी इंटरनल इंडिपेंडेंस बेकार है। तो इंडिपेंडेंस ऑफ माइंड मतलब खुद से ईमानदार होना, और इंडिपेंडेंस इन अपीयरेंस मतलब लोगों को ईमानदार दिखाई देना। चलिए पढ़ते हैं मॉड्यूल में से इसके बारे में। अब मैं थोड़ा सा रीड आउट करूंगा, कंसेप्ट में आपको दे चुका हूं। द ऑडिटर शुड बी इंडिपेंडेंट, और इंडिपेंडेंस को हमने दो पार्ट में डिवाइड किया है, इंडिपेंडेंस ऑफ माइंड और इंडिपेंडेंस इन अपीयरेंस। द ऑडिटर्स इंडिपेंडेंस सेफगार्ड हिज एबिलिटी टू फॉर्म एन ऑडिट ओपिनियन विदाउट बीइंग अफेक्टेड बाय इन्फ्लुएंसेस। ठीक है, फाइन, आप पढ़ लीजिएगा इसको। अगले पेज पे चलिए, टॉपिक नंबर 10.1 इंडिपेंडेंस ऑफ ऑडिटर। पढ़ता हूं, प्रोफेशनल इंटीग्रिटी and independence are considered essential characteristics of all professions। कोई भी प्रोफेशन हो, डॉक्टर हो, इंजीनियर हो, तो इंटीग्रिटी यानी ऑनेस्टी और इंडिपेंडेंस तो चाहिए ही चाहिए, बट आर मोर सो इन केस ऑफ अकाउंटेंसी प्रोफेशन। ध्यान से सुनेंगे, इंडिपेंडेंस इंप्लाइज दैट द जजमेंट ऑफ ए पर्सन आर नॉट सबऑर्डिनेट टू द विशेस और डायरेक्शन ऑफ अनदर पर्सन हु माइट हैव एंगेज्ड हिम। ठीक, इंडिपेंडेंस को हमने दो पार्ट में डिवाइड किया, ऑफ माइंड, इन अपीयरेंस। पढ़ लेते हैं, इंडिपेंडेंस इज इंडिपेंडेंस ऑफ माइंड। पढ़ रहा हूं, क्या होता है इंडिपेंडेंस ऑफ माइंड? इधर, द स्टेट ऑफ माइंड दैट परमिट्स द प्रोविजन ऑफ एन ओपिनियन विदाउट बीइंग अफेक्टेड बाय इन्फ्लुएंस। आपकी ऐसी मानसिक दशा जिसमें आप निर्णय लेते समय किसी दूसरे के निर्णयों से, उनकी इच्छाओं से प्रभावित नहीं हो, उसे इंडिपेंडेंस ऑफ माइंड कहते हैं। Without being affected by influences, allowing an individual to act with integrity and exercise objectivity and professional skepticism। ये वर्ड मैं आपको थोड़ी देर बाद समझाऊंगा। प्रोफेशनल स्केप्टिसिज्म का मतलब होता है अलर्टनेस। अभी इतना ही ध्यान रखें। तो ऑडिटर को सावधान रहना होगा, अलर्ट रहना होगा, बिना किसी डर, बिना किसी दबाव के। Now what is independence of appearance? The avoidance of facts and circumstances that are so significant that the third party would reasonably conclude the auditor's integrity, objectivity and professional skepticism had been compromised। थोड़ा टफ लैंग्वेज समझिएगा। ऐसी परिस्थितियां, ऐसे तथ्य जिसमें लोग आपको इंडिपेंडेंट नहीं मानेंगे। फॉर एग्जाम्पल, मैं अपने फादर के बिजनेस की ऑडिट कर रहा हूं, आई एम ए चार्टर्ड अकाउंटेंट, मेरे फादर का बिजनेस है, मैं उनकी ऑडिट कर रहा हूं। मान लीजिए आई माई सेल्फ इज वेरी इंडिपेंडेंट, मैं बहुत ईमानदार व्यक्ति हूं, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता अपने फादर से, मैं ईमानदारी से ऑडिट करता हूं। सो इंडिपेंडेंस ऑफ माइंड इज देयर। लेकिन जब लोगों को ये पता लगेगा, जब ये पता लगेगा कि ऑडिट रिपोर्ट जो है वो सन्निधि है, बिजनेस फादर का है, तो लोग निश्चित रूप से उस पर उतना विश्वास नहीं करेंगे जितना कि वो किसी इंडिपेंडेंट ऑडिट रिपोर्ट में कर दे। तो यहां पर इंडिपेंडेंस ऑफ माइंड हो सकता है, लेकिन इंडिपेंडेंस इन अपीयरेंस नहीं है। तो फिर से पढ़ता हूं क्या लिखा है। ऐसी परिस्थितियां, ऐसे सर्कमस्टांसेस, ऐसे तथ्य जो सिग्निफिकेंट हैं और जिनसे थर्ड पार्टी को ऐसा लगेगा कि भाई आपने इंटीग्रिटी, ऑब्जेक्टिविटी और प्रोफेशनल स्केप्टिसिज्म में कंप्रोमाइज किया है, लोग आपको इंडिपेंडेंट नहीं मानेंगे। ठीक है, और फिर नीचे वही लाइन लिखी है, इंडिपेंडेंस ऑफ द ऑडिटर हैज नॉट ओनली टू एग्जिस्ट इन फैक्ट बट शुड अपीयर टू एग्जिस्ट टू ऑल रीजनेबल पर्सन। जो मैंने आपको बताया था कि स्वतंत्रता न केवल होनी चाहिए बल्कि सभी लोगों को वो रीजनेबली अपीयर होनी चाहिए, दिखाई भी देनी चाहिए, तभी तो लोग आपके फाइनेंशियल स्टेटमेंट पे ऑडिट करेंगे। फाइन है, तो इस पे कभी भी शॉर्ट नोट आ सकता है एग्जाम में इंडिपेंडेंस के बारे में, इंडिपेंडेंस ऑफ माइंड एंड इंडिपेंडेंस इन अपीयरेंस। आई थिंक क्लियर है, एक बार आप पढ़ लीजिए, डाउट होगा तो हम डिस्कस करेंगे। अब अगले टॉपिक पे चलते हैं, और अब जो टॉपिक है इसी से कनेक्टेड है, इट इज थ्रेट्स टू इंडिपेंडेंस। यहीं पे लिख देता हूं,
थ्रेट्स टू इंडिपेंडेंस, ये भी इंपॉर्टेंट है एग्जाम के लिए। अब ऐसे कौन कौन से फैक्ट्स हैं, ऐसे कौन कौन सी सर्कमस्टांसेस हैं, ऐसे कौन कौन से फैक्टर्स हैं, रीजंस हैं जिनकी वजह से ऑडिटर के इंडिपेंडेंस पे खतरा हो सकता है, जिनकी वजह से ऑडिटर के डिसीजन बायस्ड हो सकते हैं। चलिए एक एक पे बात करते हैं। वही कोड ऑफ एथिक्स जो है, जो आईफैक्ट ने दिया है, 5 टाइप्स ऑफ थ्रेट्स हैव बीन गिवन, 5 तरह की थ्रेट्स उन्होंने बताई हैं। नंबर 1, सेल्फ इंटरेस्ट थ्रेट। देखिए मैं समझाता हूं आपको, फिर आप पढ़ लेना, बड़ा आसान है। सेल्फ इंटरेस्ट थ्रेट, एज द नेम सजेस्ट, सेल्फ इंटरेस्ट। जहां किसी बिजनेस में, किसी क्लाइंट में आपका खुद का इंटरेस्ट है, डायरेक्ट और इनडायरेक्ट, तो वो थ्रेट क्रिएट करता है, वो आपके डिसीजंस को बायस करने की स्थिति में होता है। बड़ा सिंपल एग्जांपल, मैंने किसी कंपनी में शेयर्स ले रखे हैं। जैसे ही मैं किसी कंपनी में शेयर्स लेता हूं, सिक्योरिटीज हेल्ड करता हूं, माय इंटरेस्ट इज क्रिएटेड, उस कंपनी में मेरा हित उत्पन्न हो गया, और जहां आपका इंटरेस्ट आ गया वहां आपके डिसीजंस बायस्ड हो सकते हैं। सेल्फ इंटरेस्ट थ्रेट, ठीक है, आप पढ़ लीजिएगा एक बार, डाउट होगा मैं बताऊंगा। फाइन, इसमें एक एग्जांपल दिया हुआ है, या चलो बता ही देता हूं। पहला पॉइंट इसमें लिखा है डायरेक्ट फाइनेंशियल इंटरेस्ट या इनडायरेक्ट फाइनेंशियल इंटरेस्ट। सीधा सीधा आपका उस बिजनेस में इंटरेस्ट हो, या इनडायरेक्टली हो, आपके फैमिली मेंबर का हो, क्लोज रिलेशन में किसी का हो। नंबर 2, लोन और गारंटी। आपने कंपनी को लोन दिया है, या आपने कंपनी से लोन दिया है, या कंपनी के फेवर में गारंटी दी है, इंटरेस्ट क्रिएट होता है। तीसरा, आप सब्सटेंशियली क्लाइंट की फीस पे डिपेंडेंट है। यानी मान लीजिए आपकी पूरी इनकम का 90% एक ही क्लाइंट से आपको फीस मिलती है, आप फाइनेंशियली उस पर डिपेंडेंट हैं, तो निश्चित रूप से आप क्लाइंट को छोड़ना नहीं चाहेंगे। कहीं ना कहीं सॉफ्ट कॉर्नर आपके मन में रहेगा, आपका इंटरेस्ट क्रिएटेड है। क्लोज बिजनेस रिलेशनशिप है आप लोगों के बीच में। पोटेंशियल एम्प्लॉयमेंट, आपको लगता है कि आज मैं इस कंपनी की ऑडिट कर रहा हूं, कल मुझे इस कंपनी में जॉब भी मिल सकती है, आप सॉफ्ट कॉर्नर रखेंगे। और आखिरी पॉइंट है कंटिंजेंट फीस। ऐसा हालांकि होता नहीं है, बट अगर ऐसा हो तो, यदि आपकी फीस कंटिंजेंट है, देखिए क्या होता है जब हम ऑडिट करते हैं तो हमारी फीस फिक्स होती है, 10,000, 20,000, 50,000, 2 लाख, 1 लाख, डिपेंडिंग अपॉन द साइज एंड नेचर ऑफ वर्क। बट समटाइम्स इफ यू कीप योर फीस विच इज कंटिंजेंट ऑन सम फैक्टर्स, लाइक मैंने बोला प्रॉफिट का 5% या प्रॉफिट का 2%, अब ये कंटिंजेंट फीस है। टर्नओवर का 1%, ये कंटिंजेंट फीस है। और जब फीस ऐसे कंटिंजेंट होती है ना, तो फिर आपके माइंड में बायसनेस आती है, क्योंकि अगर आपकी फीस मान लीजिए नेट प्रॉफिट का 2% है, तो आप हमेशा चाहेंगे कि कंपनी का प्रॉफिट ज्यादा से ज्यादा हो ताकि आपकी फीस भी ज्यादा बने। तो वहां फिर सेल्फ इंटरेस्ट क्रिएट हो जाता है और उससे बायसनेस आने की संभावना रहती है। सेल्फ इंटरेस्ट थ्रेट, शॉर्ट में मैं इसे लिखता हूं SIT, सेल्फ इंटरेस्ट थ्रेट। सेकेंड SRT, सेल्फ रिव्यू थ्रेट। इसको भी ऐसे समझो कि मान लीजिए किसी कंपनी का कोई काम मैंने ही किया, पिछले साल से उसकी बुक्स ऑफ अकाउंट्स को मैंने लिखा था, या उसके इंफॉर्मेशन सिस्टम को मैंने डेवलप किया था, या कंपनी को कोई मैनेजमेंट कंसल्टेंसी मैंने दी थी, और इस साल उसी को रिव्यू करने के लिए मुझे बुलाया गया। तो ये कैसे पॉसिबल है भाई? जो काम आपने किया उसको आप ही अगर रिव्यू करेंगे तो उसमें तो बायसनेस आने की संभावना हमेशा रहेगी ही रहेगी। इट इज कॉल्ड सेल्फ रिव्यू थ्रेट। या यूं समझिए कि पिछले साल इस कंपनी में मैं जॉब करता था, डायरेक्टर था, कोई ऑफिसर था, मैंने कोई काम किया, जॉब छोड़ दी, और इस साल एज एन ऑडिटर में ऑडिट कर रहा हूं, मैं प्रैक्टिस में आ गया। तो जो काम लास्ट ईयर मैंने किया डायरेक्टर की कैपेसिटी में, ऑफिसर की कैपेसिटी में, वो आज मैं ऑडिटर की कैपेसिटी में खुद ही कैसे चेक करूं? सेल्फ रिव्यू थ्रेट। अपने ही द्वारा किए गए काम को अगर आप खुद ही चेक करेंगे तो उसमें हमेशा बायसनेस आने की संभावना रहेगी ही रहेगी। सेल्फ रिव्यू थ्रेट पढ़ लीजिएगा आप लोग। तीसरा है एडवोकेसी थ्रेट। एडवोकेसी थ्रेट, एडवोकेसी मतलब वकालत करना, फेवर करना। किसी भी रीजन से अगर आप क्लाइंट को फेवर करते हैं, वकालत करते हैं, उसके पक्ष में बोलते हैं, तो फिर बायसनेस आने की संभावना रहती है। जैसे इन्होंने लिखा है कि आप कंपनी के शेयर्स और सिक्योरिटीज में डील करते हैं, मान लीजिए पोर्टफोलियो मैनेजर हैं आप, और कंपनी के शेयर्स और सिक्योरिटीज को बिकवाने का, उनकी ट्रेडिंग, उनको बेचने का काम आप करते हैं, तो वहां बायसनेस आने की संभावना रहेगी, क्योंकि आप हमेशा कंपनी को फेवर ही करेंगे। आप तो चाहेंगे कंपनी के शेयर ज्यादा से ज्यादा बिके। या फिर किसी लिटिगेशन में, किसी थर्ड पार्टी केस में आप उस कंपनी के
एडवोकेट बन जाते हैं, आप उस कंपनी का केस लड़ रहे हैं, तो जब आप उस कंपनी का केस लड़ेंगे तो निश्चित रूप से हमेशा आप उस कंपनी को फेवर करेंगे, एडवोकेसी करेंगे, इसलिए इसे एडवोकेसी थ्रेड बोलते हैं। बायसनेस आने की चांसेस हमेशा रहती है, ठीक है ना। नेक्स्ट इज फेमिलियरिटी थ्रेड्स, FT। ये तो नाम से ही पता चलना चाहिए आप, जहां फैमिली इन्वॉल्व हो गई, जहां डायरेक्ट इनडायरेक्ट रिलेशनशिप आ गया, तो फिर वहां पर बायसनेस होने की संभावना हमेशा रहेगी। आप देख लीजिएगा इसको। और पांचवा है इंटिमिडेशन थ्रेड, IT। इंटिमिडेशन थ्रेड, इंटिमिडेशन का मतलब होता है धमकी, ठीक है ना, एक तरह से। इंटिमिडेशन का मतलब है धमकी या थ्रेट, एंड आई कॉल इट प्रेशर, किसी तरह का प्रेशर होता है। जैसे आप किसी कंपनी की ऑडिट कर रहे हैं और अगर आपको लगता है कि आपने ज्यादा गलतियां निकाली, उनको क्रिटिसाइज किया, उनके फ्रॉड्स को आपने उजागर किया, तो वो आपका काम कम कर देंगे, या अगले साल आपको अपॉइंट नहीं करेंगे, या आपके वर्क को और फीस को वो प्रोपोर्शनेटली कम कर देंगे। तो इस तरह की जब थ्रेट आपके माइंड में होता है तो कई बार आप अपनी इंडिपेंडेंस से कंप्रोमाइज कर सकते हैं। देखिए वहां क्या लिखा है, इट अकर्स व्हेन ऑडिटर्स आर डिटर्ड मतलब रोकना, फ्रॉम एक्टिंग इंडिपेंडेंटली विद एडिक्वेट डिग्री ऑफ प्रोफेशनल स्केप्टिसिज्म। ऐसा तब होता है व्हेन देयर इज अ थ्रेट ऑफ रिप्लेसमेंट ओवर डिसएग्रीमेंट। अगर आपने मैनेजमेंट के साथ डिसएग्री किया तो वो आपको हटा देंगे, आपकी जगह कोई दूसरा ऑडिटर ले आएंगे, ठीक है ना। तो इस तरह की थ्रेट्स जब होती हैं, या काम कम होने की संभावना, फीस कम होने का डर आपको होता है, तो फिर इंडिपेंडेंस से कंप्रोमाइज हो सकता है। याद रखिएगा, मैं बार बार कह रहा हूं, इंपॉर्टेंट टॉपिक है, एग्जाम में जरूर आएगा, थ्रेट्स टू इंडिपेंडेंस। मान लीजिए आपसे पूछ लिया जाता है व्हाट आर थ्रेट्स टू इंडिपेंडेंस, सबसे पहले आप स्टैंडर्ड का रेफरेंस दीजिए कि भाई SA 220 में या SQC 1 में इंडिपेंडेंस इज अ फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ ऑडिट। फिर इंडिपेंडेंस का मतलब बताइए, और फिर बताइए कि फॉलोइंग आर द थ्रेट्स टू इंडिपेंडेंस। पहला सेल्फ इंटरेस्ट थ्रेट, सेल्फ रिव्यू थ्रेट, एडवोकेसी थ्रेट, फेमिलियरिटी थ्रेट और इंटिमिडेशन थ्रेट, ठीक है ना। तो पहले इंट्रोडक्शन दीजिए, फिर इन पांचों को एक एक पैराग्राफ में एक्सप्लेन कीजिए, थ्रेट्स टू इंडिपेंडेंस। फाइनली नेक्स्ट टॉपिक इज सेफगार्ड टू इंडिपेंडेंस। अब ये तो हुई खतरा, अब खतरे की सुरक्षा कैसे करें, इन फैक्टर्स को यदि हमें रिमूव करना है तो इसके लिए क्या क्या सुरक्षा के कदम एक ऑडिटर उठा सकता है। सेफगार्ड टू इंडिपेंडेंस, नंबर 1, वो समझा रहा है, हमको बता रहा है कि फॉर द पब्लिक टू हैव कॉन्फिडेंस इन द क्वालिटी ऑफ ऑडिट, इट इज एसेंशियल दैट ऑडिटर शुड ऑलवेज बी एंड अपीयर टू बी इंडिपेंडेंट ऑफ द एंटिटीज दैट दे आर ऑडिटिंग। तो उसने पहले बोल दिया कि भाई ऑडिटर के लिए जरूरी है कि वो इंडिपेंडेंट हो भी और दूसरों को दिखाई भी दे, तभी लोग आप पर विश्वास करेंगे। इन केस ऑफ ऑडिट द की एंड फंडामेंटल प्रिंसिपल्स आर इंटीग्रिटी, ऑब्जेक्टिविटी, प्रोफेशनल कॉम्पिटेंस विच आर नेसेसरी। तो ये सब चीजें ऑडिटर को फॉलो करनी है। अब मेजर्स क्या है, बिफोर टेकिंग ऑन एनी वर्क, किसी भी काम को लेने से पहले कॉन्शियसली should consider it involves threats to his independence, whether it involves threat to his independence। Consciously मतलब बिल्कुल सचेत रहते हुए, जागरूक रहते हुए ऑडिटर को ये देखना है कि कहीं इस ऑडिट में किसी तरह की थ्रेट तो इन्वॉल्व नहीं है। अगर है तो अगला पॉइंट कहता है इफ सच थ्रेट्स एग्जिस्ट द ऑडिटर शुड ईदर डेजिस्ट फ्रॉम द टास्क और पुट इन प्लेस सेफगार्ड दैट एलिमिनेट द थ्रेट्स। डेजिस्ट मतलब रोकना, तो अगर थ्रेट्स हैं तो या तो अपने आप को उस ऑडिट से रोक लें, एक्सेप्ट ही ना करें, और या फिर इस तरह के प्रयास करें, कदम उठाएं ताकि वो थ्रेट्स आपकी ऑब्जेक्टिविटी को हैम्पर अफेक्ट ना करें। और आखिरी पॉइंट कहता है इफ यू आर अनेबल टू फुल्ली इंप्लीमेंट द क्रेडिबल एंड एडिकेट सेफगार्ड, और यदि इन सिद्धांतों को आप पूरी तरह से नहीं लगा सकते हैं, यू कैनॉट अश्योर इंडिपेंडेंस इन ऑडिट, तो फिर आपको ऐसे काम को एक्सेप्ट ही नहीं करना चाहिए, तभी कहीं जाके आपके काम में क्वालिटी रह पाएगी। गॉट द पॉइंट? सो वी डिस्कस्ड अबाउट एथिकल रिक्वायरमेंट्स, और एथिकल रिक्वायरमेंट्स में भी हमने इंडिपेंडेंस के बारे में बात की, इंडिपेंडेंस ऑफ माइंड, इंडिपेंडेंस इन अपीयरेंस। फिर हमने पढ़ा थ्रेट्स, और थ्रेट के बाद में सेफगार्ड्स। फाइन इनफ, आप पढ़िएगा अच्छे से, लर्न कीजिएगा, कोई डाउट हो तो मुझे बताइए। आगे चलते हैं। नाउ देयर इज अ वेरी इंपॉर्टेंट टर्म
लेट अस डिस्कस। मैं रफ कर दूं इसको, फिर आगे बढ़ते हैं। Now there is a term, टॉपिक नंबर 10.2.4 है आपके मॉड्यूल में, और वो जो टर्म है मैं लिखता हूं प्रोफेशनल स्केप्टिसिज्म। इंपॉर्टेंट टर्म है, अच्छे से समझेंगे आज। शॉर्ट नोट आ सकता है, क्वेश्चंस आ सकते हैं, कई जगह काम आएगा। फ्रेंड्स, इसका हिंदी मतलब होता है पेशेवर संदेहवाद। क्या होता है? पेशेवर संदेहवाद, प्रोफेशनल स्केप्टिसिज्म। समझाता हूं। हम जब भी किसी ऑर्गेनाइजेशन की ऑडिट करते हैं, हम जब भी किसी ऑर्गेनाइजेशन की ऑडिट करने के लिए जाए, तो हमें अपने क्लाइंट पे डाउट करना चाहिए क्या? नहीं करना चाहिए। हमें डाउट नहीं करना है। आज मैं किसी बैंक में ऑडिट करने गया तो मैं पहले से ये नहीं मान लूंगा कि भाई कैशियर चोर है, मैं उस पर डाउट करूं, उसको नेगेटिव पॉइंट ऑफ व्यू से देखूं कि इसने मिस अप्रोप्रिएट किया होगा कैश का। नहीं, यू शुड नॉट हैव डाउट ऑन द एम्प्लॉयज इन ऑर्गेनाइजेशन, क्योंकि आप डाउट करेंगे तो आपका माइंडसेट नेगेटिव हो जाएगा, और नेगेटिव माइंडसेट से आप कभी भी काम नहीं कर सकते। तो फिर क्या करें? क्या हम ब्लाइंड फेथ करें? वो भी नहीं करें। ये ऐसे ही हुआ कि कोई बच्चा मेरे पास आया, मैं उसको पढ़ा रहा हूं, तो मैं उसकी शक्ल देख के और पहले से मान लूं कि ये तो ढक्कन है, फेल होएगा। नो, यू कैन नॉट हैव डाउट। या मैं उसको शक्ल देख के, उसकी अपीयरेंस को देख के ऐसा मान लूं कि ये तो बहुत इंटेलिजेंट है, डैम श्योर है, पास होएगा। नहीं, आप डाउट नहीं कर सकते उसकी इंटेलिजेंसी में, तो आप उस पर ब्लाइंड फेथ भी नहीं कर सकते, क्योंकि कुछ भी हो सकता है, पास भी हो सकता है, फेल भी हो सकता है। आप किसी कंपनी की ऑडिट कर रहे हैं, उसमें फ्रॉड हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता है। डाउट नहीं करना है, ब्लाइंड फेथ नहीं करना है, फिर क्या करना है? फेथ करना है, नॉर्मल रहना है, सामान्य रहना है, फेथ करना है, बट रिमेन समझे? फेथ कीजिए, विश्वास कीजिए, बट एट द सेम टाइम अलर्ट रहिए, सावधान रहिए। किससे अलर्ट रहिए? ऑफ सस्पिशियस सर्कमस्टांसेस। सो मैं किसी ऑर्गेनाइजेशन में ऑडिट करने के लिए जाता हूं, नॉर्मल माइंडसेट लेके जाऊंगा, सामान्य अपने ऑडिट प्रोसीजर लगाऊंगा, मान के चलूंगा सब कुछ ठीक है, लेकिन चीजों को चेक तो करूंगा। अगर मुझे कहीं भी दाल में काला नजर आता है, कहीं गड़बड़ लगती है, सर्कमस्टांसेस सस्पिशियस होती हैं, तो फिर मुझे उसकी डिटेल में चेकिंग करनी पड़ेगी, क्योंकि वहां पर फ्रॉड होने की संभावनाएं बढ़ गई। दैट क्वेश्चनिंग माइंड। देखो, ऐसे समझो मैं किसी स्टूडेंट से इंक्वायरी कर रहा हूं, मैं उससे नॉर्मली क्वेश्चन पूछ रहा हूं, तो मैंने उससे पूछा, उसने जवाब दिया, मैंने फिर पूछा, उसने जवाब दिया। इट्स ओके, मैं पूछता जा रहा हूं, जवाब दे रहा है। लेकिन मान लीजिए किसी क्वेश्चन पे वो अटक गया, या उसने कुछ कंट्रोवर्शियल जवाब मुझे दिया, अब मुझे सस्पिशियस लगेगा, और जहां मुझे सस्पिशियस लगता है, फिर मैं उसकी डिटेल्ड इन्वेस्टिगेशन करूंगा और उसकी सच्चाई का पता लगाने की कोशिश करूंगा। सीआईडी भी तो यही करता है, पुलिस वाले भी यही करते हैं, इंक्वायरी करते हैं, पूछताछ करते हैं आपसे, और जहां कंट्रोवर्सी होती है, जहां सस्पिशियस सर्कमस्टांसेस होते हैं, फिर वो उसकी डिटेल इन्वेस्टिगेशन करते हैं ताकि सच्चाई का पता लगा सके। सो सिमिलरली आपको डाउट नहीं करना है, ब्लाइंड फेथ नहीं करना है, फेथ करिए, नॉर्मल ऑडिट प्रोसीजर लगाइए, बट एट द सेम टाइम यू शुड रिमेन अलर्ट ऑफ एनी सस्पिशियस सर्कमस्टांसेस। अगर परिस्थितियां संदेहास्पद है, दाल में कुछ काला है, कुछ गड़बड़ है, तो फिर आपको वहां पर डिटेल्ड ऑडिट प्रोसीजर लगाने चाहिए। दिस alertness, this questioning mind of auditor is called professional skepticism. It's called professional skepticism. समझ में आ गया आपको? ठीक है। एक और बात मैं बता दूं, फिर हम मॉड्यूल में से पढ़ते हैं। जैसे हम किसी ऑर्गेनाइजेशन की ऑडिट करते हैं, मान लीजिए पिछले 5 साल से कोई फ्रॉड नहीं हुआ, तो क्या इस बात की गारंटी है कि इस साल भी नहीं होगा? या मान लीजिए पिछले 5 साल से फ्रॉड हो रहा है, तो क्या गारंटी है कि इस साल भी होगा? नथिंग लाइक दैट। यानी अगर किसी ऑर्गेनाइजेशन के ऑनर्स में इंटीग्रिटी है, वो ईमानदार है, ऑनेस्ट है, इट डज नॉट
गारंटी द ट्रूथ एंड फेयरनेस ऑफ करंट ईयर्स फाइनेंशियल स्टेटमेंट, हो सकता है इस साल गड़बड़ हो जाए। तो रिगार्डलेस ऑफ देयर इंटीग्रिटी, रिगार्डलेस ऑफ देयर ऑब्जेक्टिविटी, आपको हमेशा अलर्ट रहना होगा किसी भी सस्पिशियस सर्कमस्टांसेस के प्रति, क्योंकि फ्रॉड की संभावनाएं तो कभी भी उत्पन्न हो सकती हैं। दिस अलर्टनेस, दिस क्वेश्चनिंग माइंड, दिस अप्रोच एंड एटीट्यूड ऑफ ऑडिटर इज कॉल्ड प्रोफेशनल स्केप्टिसिज्म। आई थिंक आई एम क्लियर इनफ। चलिए पढ़ते हैं। देखिए इसके स्टार्टिंग में ही लिखा है, वो जो ब्लॉक में आपको डेफिनेशन दी है, प्रोफेशनल स्केप्टिसिज्म रेफर्स टू एन एटीट्यूड दैट इंक्लूड्स अ क्वेश्चनिंग माइंड, बीइंग अलर्ट टू द कंडीशन दैट मे इंडिकेट पॉसिबल मिसस्टेटमेंट ड्यू टू एरर और फ्रॉड एंड ए क्रिटिकल असेसमेंट ऑफ ऑडिट एविडेंस। ठीक है, आपको ऑडिट करते समय हमेशा अलर्ट रहना पड़ेगा। अगले पेज पे देखिए क्या वो फैक्टर हैं। प्रोफेशनल स्केप्टिसिज्म इंक्लूड बीइंग अलर्ट। वो कौन सी सस्पिशियस सर्कमस्टांसेस हैं? नंबर 1, ऑडिट एविडेंस दैट कॉन्ट्राडिक्ट्स अदर ऑडिट एविडेंस ऑब्टेन। कॉन्ट्राडिक्शन, विरोधाभास। आपने एक जगह से कोई एविडेंस लिया, दूसरी जगह से कोई एविडेंस लिया और वो दोनों आपस में कॉन्ट्राडिक्ट करते हैं, तो इसका मतलब मामला गड़बड़ है। मान लीजिए आपने कहा कि आप कल क्लास में नहीं आए थे, मैंने पूछा तो आपने कहा कि मैं 3-4 फ्रेंड्स के साथ कहीं गया था। मैं उन सब से पूछूंगा, अगर उन सब के आंसर अलग अलग हैं, कोई कहता है हम मूवी गए थे, कोई कहता है हम रेस्टोरेंट गए थे, कोई कहता है हम हॉस्पिटल गए थे, तो उन सबके जो आंसर्स हैं वो कॉन्ट्राडिक्ट कर रहे हैं। तो अगर एक एविडेंस दूसरे एविडेंस से कॉन्ट्राडिक्ट करता है तो इसका मतलब मामला गड़बड़ है। नंबर 2, इंफॉर्मेशन दैट ब्रिंग्स इनटू क्वेश्चन द रिलायबिलिटी ऑफ डॉक्यूमेंट। ऐसी कोई इंफॉर्मेशन जिससे आपको दाल में काला नजर आता हो, किसी डॉक्यूमेंट की ऑथेंटिसिटी या उसकी रिलायबिलिटी पे डाउट होता हो, तो फिर आपको सावधान हो जाना चाहिए। तीसरा, कंडीशंस दैट इंडिकेट पॉसिबल फ्रॉड। ऐसी परिस्थितियां जहां से आपको फ्रॉड की स्मेल आती हो, आपको लगता हो कि यार यहां मामला गड़बड़ है। देखिए ये सब चीजें ऑडिटर के अपने एक्सपीरियंस और उसकी अलर्टनेस से ही आती हैं, इनकी कोई प्रिसाइज गाइडलाइंस नहीं है। एंड सर्कमस्टांसेस दैट सजेस्ट द नीड फॉर ऑडिट प्रोसीजर इन एडिशन टू दोज रिक्वायर्ड बाय एसेज। और ऐसी परिस्थितियां जिनमें आपको लगता हो कि बॉस यहां तो ज्यादा चेकिंग करनी पड़ेगी, सामान्य ऑडिट प्रोसीजर से काम नहीं चलेगा, तो वो वहां पे फिर आपका प्रोफेशनली आपको अलर्ट हो जाना चाहिए, प्रोफेशनल स्केप्टिसिज्म। ठीक है ना। तो 4 फैक्टर्स या सर्कमस्टांसेस आपको दिए। नेक्स्ट, आगे इन्होंने लिखा है कि मेंटेनिंग प्रोफेशनल स्केप्टिसिज्म इज नेसेसरी। क्यों ऑडिटर को ऑडिट करते समय अलर्ट रहना चाहिए? so that he can reduce the risk of overlooking unusual circumstances। यानी अगर आप अलर्ट नहीं रहेंगे तो फिर कभी आप फ्रॉड पकड़ ही नहीं पाएंगे। अगर सर्कमस्टांसेस अनयूजुअल भी है, तो आप उनको कभी डिटेक्ट नहीं कर पाएंगे। अलर्ट रहना जरूरी है। ओवर जनरलाइजिंग व्हेन ड्रॉइंग कंक्लूजन इफ यू आर नॉट अलर्ट। अगर आप सब कुछ सामान्य दृष्टिकोण से देखते हैं तो फिर तो आप कभी फ्रॉड पकड़ ही नहीं पाएंगे। कंक्लूजन्स हमेशा आप जनरल कंक्लूजन निकालेंगे। मैनेजमेंट ने अगर कोई फ्रॉड भी किया होगा तो आप उसको अंडरस्टैंड नहीं कर पाएंगे। और अगर आप अलर्ट नहीं हैं तो यू कैन यूज इनएप्रोप्रिएट अजम्पशन एंड यू कैन डिटरमाइन रॉन्ग नेचर, टाइमिंग एंड एक्सटेंट ऑफ योर ऑडिट प्रोसीजर। सही अजम्पशंस को यूज करना, सही ऑडिट प्रोसीजर्स को डिटरमाइन करना, इनके लिए ऑडिटर को अलर्ट रहना बहुत आवश्यक होता है। क्लियर है? तो ये सब प्रोफेशनल स्केप्टिसिज्म है जो मैंने आपको समझाया। एक बार आप इसे मॉड्यूल में से अच्छे से पढ़ लें, फिर हम और उसके बारे में बात कर पाएंगे। अभी आगे चलते हैं। तो देखिए ये दूसरा सेक्शन पूरा हुआ, एथिकल रिक्वायरमेंट। सबसे पहले हमने बताया कि एथिकल रिक्वायरमेंट्स क्या होती हैं, वो मैंने लिखा था। फिर हमने डिटेल में इंडिपेंडेंस के बारे में बात की, इंडिपेंडेंस ऑफ माइंड, इंडिपेंडेंस इन अपीयरेंस। फिर हमने पढ़ा थ्रेट्स टू इंडिपेंडेंस, फिर हमने पढ़ा सेफ गार्ड टू इंडिपेंडेंस, और अभी आखिरी में हमने पढ़ा व्हाट इज प्रोफेशनल स्केप्टिसिज्म। उसके क्या क्या एलिमेंट्स हैं, क्यों जरूरी है ऑडिटर को अलर्ट रहना। आई थिंक इट्स फाइन इनफ। आगे चलते हैं। नाउ सी पार्ट, यानी तीसरा एलिमेंट, और ये है
एक्सेप्टेंस एंड कंटिन्यूएंस ऑफ क्लाइंट रिलेशनशिप, है ना, देख लीजिए उसको, ये 10.3 है आपके मॉड्यूल में। एक्सेप्टेंस एंड कंटिन्यूएंस ऑफ क्लाइंट्स रिलेशनशिप। एज द नेम सजेस्ट, क्लाइंट के साथ अपने रिलेशनशिप को एक्सेप्ट करना या उसे कंटिन्यू करना। क्यों दो वर्ड लिखे हैं? मुझे कोई नई ऑडिट ऑफर हो रही है तो मुझे उसे एक्सेप्ट करना है, और अगर मैं पिछले सालों से ऑडिट करते आ रहा हूं तो मुझे उसे कंटिन्यू करना है। ये टॉपिक मुझे कहता है कि जब भी मैं किसी क्लाइंट के ऑडिट असाइनमेंट को एक्सेप्ट करूं या अपने किसी पुराने क्लाइंट के साथ अपने रिलेशनशिप को कंटिन्यू करूं, आई शुड थिंक अबाउट मेंटेनिंग द क्वालिटी। मुझे जो इम्फेसाइज करना है वो क्वालिटी पे करना है। इफ आई एम नॉट एबल टू, वट एवर बी द रीजन, इफ आई एम नॉट एबल टू मेंटेन क्वालिटी, then I should not continue, then I should not accept the client's relationship. मुझे उसको स्वीकार ही नहीं करना चाहिए। तो क्वालिटी इज एसेंशियल। नाउ वो क्या फैक्टर्स हैं, क्या पॉइंट्स हैं जिनसे आप ये डिसाइड करेंगे कि मुझे क्लाइंट के साथ अपने रिलेशनशिप को रखना चाहिए कि नहीं, वो दिया है आपके मॉड्यूल में। देखिए वो बॉक्स में लिखा है, देखिए आप, पहला पॉइंट गाइडिंग फैक्टर्स हैं, ये इंपॉर्टेंट है। ये भी पहला पॉइंट, द इंटीग्रिटी ऑफ प्रिंसिपल ऑनर्स, की मैनेजमेंट एंड दोज चार्ज विद गवर्नेंस। समझे आप? इंटीग्रिटी ऑफ प्रिंसिपल ऑनर्स, की मैनेजमेंट एंड दोज चार्ज विद गवर्नेंस, यानी जिस ऑर्गेनाइजेशन की आप ऑडिट कर रहे हैं उसके मालिक और उसके टॉप मैनेजमेंट की ईमानदारी। आपको पता है कि ये लोग अगर ईमानदार नहीं है, इनका बैकग्राउंड अच्छा नहीं है, ये पहले भी कई तरह के फ्रॉड्स में इन्वॉल्व रहे हैं, तो बेहतर है कि आप ऑडिट को एक्सेप्ट ही ना करें। फीस इज नॉट अ प्राइमरी कंसिडरेशन, क्वालिटी इज एसेंशियल। नंबर 2, whether the engagement team is competent to perform the engagement and has necessary capabilities। दो वर्ड, कॉम्पिटेंस एंड कैपेबिलिटी। आपको जो असाइनमेंट मिल रहा है, क्या उसे करने की आपके पास क्षमता, कॉम्पिटेंस है? क्या उसको करने की आपके पास कैपेबिलिटी है, टाइम है, रिसोर्सेज है? तो ही एक्सेप्ट कीजिए। सिर्फ फीस के लालच में आके ऑडिट को एक्सेप्ट नहीं करना है। नंबर 3, whether the firm and your team can comply with relevant ethical requirement। चेक कीजिए, ठोक बजा के देखिए, क्या इस ऑडिट में हम एथिकल रिक्वायरमेंट्स को कंप्लाई कर पाएंगे, या फिर अगर इस ऑडिट में किसी भी तरह की थ्रेट्स टू इंडिपेंडेंस है और आप उनको रिमूव नहीं कर पाएंगे तो फिर ऑडिट एक्सेप्ट मत कीजिए। और आखिरी पॉइंट, सिग्निफिकेंट मैटर। करंट ईयर में या प्रीवियस ईयर में उस कंपनी के साथ अगर आपके ऐसे कोई सिग्निफिकेंट मैटर्स अराइज हुए हैं जिनको देख के आपको लगता है कि आपको इस ऑडिट को कंटिन्यू नहीं करना चाहिए, तो नहीं करना चाहिए। सो दीज 4 आर गाइडिंग प्रिंसिपल्स और फैक्टर्स जिनके बेसिस पे आप ये डिसाइड करेंगे कि क्लाइंट के साथ अपने रिलेशनशिप को कंटिन्यू करना या नहीं करना। इंपॉर्टेंट है, पूछा जा सकता है, ध्यान रखिएगा इसका। ठीक है, आगे चलते हैं। नेक्स्ट पॉइंट आता है ह्यूमन रिसोर्सेज। अब आसान है, देखिए मैं ऑडिटर हूं, मेरी फर्म है, बहुत बड़ी फर्म है, बहुत सारे एम्प्लॉयज हैं, असिस्टेंट्स हैं, आर्टिकल्स हैं, मेंबर्स हैं, बहुत सारी बड़ी टीम है। मुझे चाहिए कि जब मैं अपनी टीम बनाऊं, जब मैं स्टाफ को सेलेक्ट करूं, रिक्रूट करूं, उनको ट्रेनिंग दूं, तो ऐसी पॉलिसीज और प्रोसीजर्स एडॉप्ट करूं कि मेरी टीम का हर मेंबर कैपेबल हो, कॉम्पिटेंट हो, क्वालिटी कंट्रोल पॉलिसीज और प्रोसीजर्स को अंडरस्टैंड करता हो, तो मुझे ऑडिट में दिक्कत ही नहीं आएगी। यानी अगर आप अपनी टीम में बंदे सही रखेंगे तो क्वालिटी रहेगी, और बंदे ही गलत रखेंगे तो क्वालिटी भी नहीं आएगी। वही उन्होंने कहा है कि आप अपनी टीम में ऐसे लोगों को रखिए जिनके पास कैपेबिलिटी हो, कॉम्पिटेंस हो, कमिटमेंट हो, जो प्रोफेशनल स्टैंडर्ड, लीगल रिक्वायरमेंट, एथिकल रिक्वायरमेंट को समझते हो, उसे फॉलो कर सकते हो। आगे लिखा भी है कि कौन कौन सी पॉलिसीज पर्सनल इश्यूज पे हो सकती है, लाइक रिक्रूटमेंट, उनका परफॉर्मेंस इवेल्युएशन, उनकी कैपेबिलिटीज को चेक करना, कॉम्पिटेंट, उनका कैरियर डेवलपमेंट, उनका प्रमोशन, उनका कॉम्पेंसेशन, उनकी पर्सनल नीड को एस्टिमेट करना। देखिए ये सारे पॉइंट जो है ह्यूमन रिसोर्सेज को एम्पावर करने के पॉइंट हैं। आपकी ऑर्गेनाइजेशन में ह्यूमन रिसोर्सेज से रिलेटेड पॉलिसीज एंड प्रोसीजर जितनी स्ट्रांग होगी, जितनी साउंड होगी, आपका स्टाफ उतना सेटिस्फाइड होगा, उतना कॉम्पिटेंट होगा, और जितना स्टाफ कॉम्पिटेंट, कैपेबल, कमिटेड होगा, सेटिस्फाइड होगा, आपके काम में अपने आप क्वालिटी आएगी ही आएगी। ठीक है ना, फाइन। फिर आता है एंगेजमेंट परफॉर्मेंस।
ये भी आसान है। देखिए अब तक तो हम अपने घर पे ही बैठ के बात कर रहे थे, लेकिन अब एंगेजमेंट परफॉर्मेंस का मतलब हम एक्चुअली किसी ऑर्गेनाइजेशन में ऑडिट करने के लिए जा रहे हैं, और जब हम ऑर्गेनाइजेशन में ऑडिट करने के लिए जाते हैं तो वहां भी हमें ऐसी पॉलिसीज और प्रोसीजर्स परफॉर्म करने चाहिए ताकि हम काम करते समय क्वालिटी को मेंटेन कर पाए। ठीक है ना। तो आपके मॉड्यूल में तो नहीं दिया है, लेकिन मैं अलग से बता दूंगा आपको। व्हेन आई टॉक अबाउट एंगेजमेंट परफॉर्मेंस, जब मैं किसी भी ऑडिट को परफॉर्म करने के बारे में बात करता हूं तो क्वालिटी मेंटेन करने के फिर 3 एलिमेंट्स होते हैं। डायरेक्शन, सुपरविजन और रिव्यू। ये फिर मैं क्लास में आपको नोट्स देके और एक्सप्लेन कर दूंगा कि एंगेजमेंट की परफॉर्मेंस को मेंटेन करने के लिए आपको अपने टीम मेंबर्स को डायरेक्शन देना है, उनके काम का सुपरविजन करना है और फिर उनके काम का बाद में रिव्यू भी करना है, ताकि जो परफॉर्मेंस है वो भी अच्छी रहे, उसमें भी क्वालिटी मेंटेन हो पाए। यहां से आप पढ़ सकते हैं, उन्होंने परफॉर्मेंस के बारे में कहा है, मैटर्स एड्रेस्ड इंक्लूड द फॉलोइंग। जब हम अपने टीम मेंबर्स की परफॉर्मेंस को कंट्रोल करते हैं तो क्या क्या बातें ध्यान रखनी है। नंबर 1, हाउ एंगेजमेंट टीम्स आर ब्रीफ्ड ऑन द एंगेजमेंट टू ऑब्टेन एन अंडरस्टैंडिंग ऑफ द ऑब्जेक्टिव ऑफ देयर वर्क। मानिए मुझे किसी बैंक की ऑडिट मिली है और मैं आप 4 लोगों को अपने साथ टीम में ऑडिट के लिए ले जा रहा हूं, तो ऐसा नहीं कि मैं डायरेक्ट आपको ऑडिट करने के लिए ले जाऊं। पहले मैं आपको ब्रीफ करूं, यानी संक्षेप में बताऊं कि हमारे पास किस बैंक की ऑडिट आई है, किस ब्रांच की ऑडिट है, उसके एडवांसेस क्या हैं, नेचर क्या है, बैंक में क्या क्या टर्म्स इंपॉर्टेंट होती है, क्या क्या एवेन्यूज होते हैं जो हमको मेनली चेक करने होते हैं, लाइक लोन्स एंड एडवांसेज हैं, एफडीज हैं, एक्सपेंसेस हैं, असेट्स क्लासिफिकेशन हैं, एनपीएज हैं। ये वो सारी चीजें हैं जो मुझे आपको ब्रीफ करना चाहिए अबाउट द ऑडिट, ताकि आप भी फिर उसी हिसाब से काम कर पाए तो क्वालिटी आएगी। दूसरा, प्रोसेसेस फॉर कंप्लाइंग विद एप्लीकेबल एंगेजमेंट स्टैंडर्ड। मुझे आपको बताना होगा भाई कौन कौन से स्टैंडर्ड्स हैं और हम उनको कैसे कैसे कंप्लाई कर सकते हैं। प्रोसेसेस ऑफ एंगेजमेंट सुपरविजन, स्टाफ ट्रेनिंग एंड कोचिंग। हम अपने स्टाफ को डायरेक्शन कैसे देंगे, सुपरविजन कैसे करेंगे, ट्रेनिंग कैसे होगी, वो सब चीजें। मेथड्स ऑफ रिव्यूइंग द वर्क, हम अपने स्टाफ के काम को रिव्यू कैसे करेंगे। एप्रोप्रिएट डॉक्यूमेंटेशन, आप जानते हैं ऑडिट में वर्बली कुछ नहीं होता है, हर चीज डॉक्यूमेंट की जाती है, तो कैसे हम उनका डॉक्यूमेंटेशन करेंगे। एंड प्रोसेसेस टू कीप ऑल पॉलिसीज एंड प्रोसीजर्स करंट, ये भी इंपॉर्टेंट पॉइंट है। कई बार होता है पॉलिसीज एंड प्रोसीजर्स बन गई और वो सालों से पड़ी हुई है, कोई फॉलो ही नहीं कर रहा है, सो उनका इंप्लीमेंटेशन, उनको कंटिन्यूअसली फॉलो करना वो भी जरूरी है। तो ये सारी चीजें हैं जो हमारी एंगेजमेंट परफॉर्मेंस को इंप्रूव करेगी और वहां भी हम क्वालिटी मेंटेन कर पाएंगे। और आखिरी पॉइंट इसका, ये आसान है, कुछ नहीं लिखा है वहां पे, एक पैराग्राफ है शायद छोटा सा, मॉनिटरिंग। इनका सिंपली कहना है कि देखिए ये जितना भी जो कुछ भी अभी तक हमने पढ़ा है क्वालिटी कंट्रोल के बारे में, ये सब कोई वन टाइम इंप्लीमेंटेशन के लिए नहीं होता है। फर्म को चाहिए कि ऐसी पॉलिसीज और प्रोसीजर्स बनाए ताकि इनकी कंटिन्यूअस मॉनिटरिंग होती रहे, हमेशा थ्रू आउट द ईयर इन एवरी ऑडिट आप इन पॉलिसीज और प्रोसीजर्स को फॉलो करते रहें। देखिए लिखा भी है, टू ऑब्टेन ए रीजनेबल एश्योरेंस दैट पॉलिसीज एंड प्रोसीजर रिलेटिंग टू क्वालिटी कंट्रोल आर रेलेवेंट, एडिकेट, ऑपरेटिंग इफेक्टिवली एंड कंप्लाई विद इन प्रैक्टिस। ऐसा ना हो कि वो समय के साथ ऑब्सोलेट हो जाए, आप उन्हें धीरे धीरे फॉलो करना बंद कर दें, तो इस चीज की मॉनिटरिंग भी आवश्यक होती है। ठीक है ना दोस्तों, तो आप पढ़ लीजिएगा इसको। दिस इज ऑल अबाउट एसे 220। एक बार मैं फिर से आपको ब्रीफिंग कर दूं। एसे 220 टुगेदर विद SQC1 स्टैंडर्ड ऑन क्वालिटी कंट्रोल। सबसे पहले हमने ऑब्जेक्टिव पढ़ा, इस स्टैंडर्ड का उद्देश्य क्या है, और उसके बाद एलिमेंट्स ऑफ सिस्टम ऑफ क्वालिटी कंट्रोल। क्वालिटी कंट्रोल के 6 एलिमेंट बताए गए हैं। लीडरशिप रिस्पॉन्सिबिलिटी के बारे में हमने डिटेल में बात की, एथिकल रिक्वायरमेंट के बारे में बहुत डिटेल में हमने चर्चा की, एक्सेप्टेंस एंड कंटिन्यूएंस ऑफ क्लाइंट रिलेशनशिप, उसके बाद ह्यूमन रिसोर्सेज, उसके बाद एंगेजमेंट परफॉर्मेंस, और लास्ट में क्या है, इनकी कंटिन्यूअस मॉनिटरिंग। सो दिस इज ऑल अबाउट एसे 220। बहुत ध्यान से आपको मॉड्यूल में से पढ़ लेना है। इनमें से हर एक, देखिए पूरा का पूरा क्वेश्चन नहीं आएगा कि ऐसे 220 लिखिए,
ये जो छोटे छोटे टॉपिक्स हमने पढ़े हैं इन पे इंडिविजुअली क्वेश्चन बनेंगे। तो हर टॉपिक को अपने आप में एक क्वेश्चन मानिए। ये क्वेश्चन नंबर 1, ये क्वेश्चन, ये क्वेश्चन, ये क्वेश्चन, हर टॉपिक अपने आप में एक क्वेश्चन। तो सबको 4-4, 5-5 नंबर के हिसाब से तैयार करके रखिए। इसीलिए मैं बार बार बोलता हूं ध्यान से पढ़िए, उनको लर्न करने के पॉइंट ऑफ व्यू से पढ़िए। जहां भी दिक्कत आती है मुझसे पूछिए। एंड दिस इज द एंड ऑफ योर चैप्टर 1। चैप्टर 1 को हमने कंप्लीट कर लिया है इन वीडियो लेक्चर्स के थ्रू। आपको एक बार पूरा चैप्टर अब रिवाइज कर लेना है। पहले आज का लेक्चर पढ़िए, उसके बाद पूरे चैप्टर्स को रिवाइज कीजिए। चैप्टर के एंड में आपको कुछ एमसीक्यूज दिए हैं और कुछ ट्रू फॉल्स दिए हैं। फ्रेंड्स उनको पढ़िए, एमसीक्यूज को पढ़िए, ट्रू फॉल्स को पढ़िए। जहां भी डाउट आता है मुझसे पूछिए। और चैप्टर के एंड में अगर थ्योरेटिकल क्वेश्चंस हैं, आई वुड सजेस्ट कि उनको लिख के याद कीजिए, लिखने की प्रैक्टिस कीजिए। ऑडिट में यही एक प्रॉब्लम आती है, लिखने की जितनी ज्यादा प्रैक्टिस करेंगे, लर्न जितना ज्यादा करेंगे, उतना ही आपके लिए एग्जाम में इजी और अच्छा रहेगा। सो दिस इज ऑल अबाउट दिस टॉपिक एज वेल एज चैप्टर नंबर 1। अगले लेक्चर में फिर हम अगले चैप्टर के बारे में बात करेंगे। थैंक यू।